दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न एक कथन है, इसमें पूछा गया है कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। ये परिभाषा किस विचारक के द्वारा दी गई है? तो याद रखिएगा, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये ए फिटिंग द्वारा दी गई परिभाषा है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। आप जान लीजिए कि जो जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ए फिटिंग द्वारा दी गई परिभाषा है। पारिस्थितिकी जीवित जीवों जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव के बीच अंतःक्रिया के साथ उनके जो अजैविक पर्यावरण होते हैं जैसे जल, तापमान, वायु, मिट्टी, प्रकाश आदि के साथ अंतःक्रिया का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, सतत एवं अस्थायी विकास की अवधारणा किस प्रकार की अवधारणा है? तो ये नवनियतिवादी अवधारणा है, सतत व अस्थायी विकास। पर्यावरण की नवनियतिवादी या नव पर्यावरण नियतिवाद ये एक विचारधारा है। ये मानती है कि भौतिक पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित करता है और पर्यावरणीय नियतिवाद को जलवायु नियतिवाद या भौगोलिक नियतिवाद भी कहा जाता है। नव पर्यावरण नियतिवाद में ये माना जाता है कि भौगोलिक और पारिस्थितिक शक्तियाँ राज्य निर्माण, आर्थिक विकास और अन्य संस्थानों को प्रभावित करती हैं। और इस विचारधारा की सबसे खास बात ये है, ये मानती है कि मानव प्रकृति में विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है और अंततः उसे प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ता है। नव नियतिवाद को रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वन्य क्षेत्र वह है जहाँ प्रकृति में मानव द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो वन्य क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ प्रकृति में मानव द्वारा 50% से कम परिवर्तन हुआ हो। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर को पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक माना जाता है। एक और प्रश्न है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन का दूसरा प्रमुख विध्वंसक गैस कौन है? तो ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन यानी जो हमारी परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाली परत है, ओजोन का दूसरा प्रमुख विध्वंसक है। अगला प्रश्न है, धाड़ी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं ब्रूटलैंड 1987 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है, अस्थायी विकास या सतत विकास। इसका मतलब ये है कि वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता बनाए रखना। सतत विकास या अस्थायी विकास व्यापक अवधारणा है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास शामिल होता है और अस्थायी विकास के लिए इन तीनों क्षेत्रों में नीतियों को एक साथ काम करना पड़ेगा। सतत विकास शब्द की उत्पत्ति आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा साझा भविष्य नामक एक पत्र में हुई, जिसे ब्रूटलैंड आयोग के द्वारा जारी किया गया था। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हरलेम ब्रूटलैंड ने 1987 में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, अस्थायी विकास या सतत विकास शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया गया था? यहाँ पर ब्रूटलैंड के रूप में जब हम देखेंगे तो ब्रूटलैंड कमीशन द्वारा धाड़ी विकास को सबसे पहले परिभाषित किया गया, यानी एक इसकी निश्चित अवधारणा दी गई। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि अस्थायी विकास शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो कहाँ किया गया था? तो ये IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी ये IUCN की विश्व संरक्षण रिपोर्ट 1969 में इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था और ये शब्द 33 अफ्रीकी देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक आधिकारिक दस्तावेज में शामिल था। लेकिन सतत विकास की व्याख्या सबसे पहले 1987 में ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में की गई थी।
अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में धाड़ी विकास के दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, आपको बताना है। तो ये है जल विद्युत। इसमें कम से कम जो है प्रदूषण होता है और इसके द्वारा धाड़ी विकास भी बना रहता है। अगला प्रश्न है, धाड़ी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के विषय में। आप जानते हैं दोस्तों कि जो सतत विकास या धाड़ी विकास, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, उसमें सामान्य परिभाषा ही दी जाती है कि ऐसा विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करे और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों को ज़रूरतों को ध्यान में रखे। किसके संदर्भ में? प्राकृतिक संसाधनों के विषय में। और कहा जाता है कि हमें प्रकृति का उतना ही उपभोग करना चाहिए ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसकी उपादेयता बनी रहे। अगला प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा में। तो याद रखिएगा, सतत विकास की अवधारणा में पर्यावरण के अनुकूल विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने पर ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वनों को काटने का परिणाम क्या होता है। तो पहला तो मिट्टी का क्षरण होता है। अनियंत्रित बाढ़, सूखा और अन्य आपदाएं ये वनों को काटने से होती हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है कैसे। तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। इसकी रचना भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों वाले परस्पर क्रियाशील तंत्रों से होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है, प्रदूषण का रोकथाम और नियंत्रण जरूरी है, निर्धनता को घटाना है और प्राकृतिक संसाधनों की अतिशय दोहन को या अति दोहन को नियंत्रित करना है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है। तो उत्तर है संक्रमण या इकोटोन। याद रखिएगा, इकोटोन दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। इकोटोन में ये तंत्र मिलते हैं और एकीकृत होते हैं। इकोटोन जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इकोटोन के उदाहरण घास के मैदान और जंगल, मुहाना और लैगून, मीठे पानी और समुद्र पानी के बीच के जो क्षेत्र होते हैं, इनको इकोटोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो सितंबर 1982 में। याद रखिएगा, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना सितंबर 1982 में की गई थी। इसकी स्थापना तत्कालीन ऊर्जा मंत्रालय में की गई। बाद में सन 2006, याद रखिएगा, 2006 में इसका नाम बदलकर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई। तो 1987 में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक कि पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे दी जाती है। तो अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी शब्द जो है एक तरह से देखा जाए तो जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल के द्वारा गढ़ा गया था और इसको इन्होंने ओइकोलॉजी के रूप में व्यवस्थित किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि इसका पहला प्रामाणिक उपयोग हालांकि रीटर के द्वारा किया गया था, लेकिन आप जान लीजिए कि पारिस्थितिकी शब्द का आविष्कार अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था, ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो कीट वैज्ञानिक वाल्टर जी रोसेन के द्वारा सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था। गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो 1973 में अर्नीस नेज ने जो है सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। एक और प्रश्न है कि वनों के पेड़ों की छालों पर उगे हुए मिलते हैं कौन। तो ये हैं लाइकेन। दोस्तों, लाइकेन कवक और शैवाल के बीच स्थिर संबंध होता है। ये कई रंग के होते हैं, पीला, लाल, नारंगी, भूरा और हरा। लाइकेन की वृद्धि दर धीमी होती है। इनका रूप, रंग, बनावट भी अलग होता है। ये कई वातावरणों में पाए जाते हैं, आर्कटिक, उप आर्कटिक, पहाड़ और गर्म रेगिस्तान।
और आप जान लीजिए लाइकेन का प्रयोग भोजन, दवा और रंग बनाने में किया जाता है। तो याद रखिएगा लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है जो दो अलग अलग जीवों कवक और शैवाल की सहजीवी साझेदारी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो नीलगिरी में नीलगिरी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1986 में की गई और ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। खाद्य जाल यानी फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है? तो ये एक दिशी यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। बुंदाला नेशनल पार्क जो मानव और जैव मंडल यानी मैन एंड बायोस्फीयर में शामिल है, ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा बुंदला राष्ट्रीय उद्यान श्रीलंका के हब्बनटोटा जिले में स्थित है। ये दक्षिण पूर्वी शुष्क क्षेत्र में आता है और ये पार्क प्रवासी जल पक्षियों के लिए शीतकालीन मैदान के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मशहूर है। अगला प्रश्न है, वनस्पतियों के सड़ने से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ये है मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवाश्म नेशनल पार्क यानी फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये जीवाश्म नेशनल पार्क भारत के मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में शाहपुरा विकासखंड जिला डिंडोरी में स्थित है। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। एक पौधे के जीवाश्म का ये राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी के लिए कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसका विस्तार है और ये नल्लामल्ला पहाड़ियों पर स्थित है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, साइबेरियन सारस कहाँ दिखते हैं? तो राजस्थान के भरतपुर जनपद में, जिसका नाम केवलादेव घाना पक्षी विहार है, यहाँ पर साइबेरियन सारस आते हैं। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ये एजेटोबैक्टर है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर साल भर बारिश होती है, तापमान ज़्यादा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के आगार या जैव विविधता के भंडार की उपमा किसे दी जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन को। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। ये वन जैव विविधता के भंडार हैं। ये वन सालाना 50 से 260 इंच बारिश पाते हैं और इन वनों में पेड़ों के पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता। ये साल भर हरे भरे रहते हैं और ये वन जैव विविधता और आनुवांशिक विविधता के भंडार होते हैं। भारत में अगर जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का क्षेत्र देखा जाए तो पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं, ये भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्र के रूप में आते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र के वर्षा वन किसे कहा जाता है? कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्तियों को समुद्र के वर्षा वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने जैवमंडल रिजर्व हैं? तो याद रखिएगा वर्तमान में भारत में जो जैवमंडल रिजर्व हैं वो 18 हैं और इनमें से 12 को यूनेस्को के मैन एंड जो बायोस्फीयर प्रोग्राम है MAB कार्यक्रम, उसमें मान्यता दी गई है। भारत में जो जैवमंडल रिजर्व हैं उनमें मुख्य रूप से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, अगस्थ्यमलाई, अचानकमार, अमरकंटक, कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। तो याद रखिएगा भारत में वर्तमान में 18 जैवमंडल रिजर्व हैं, जिसमें से 12 को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, लिविंग प्लैनेट सूचकांक क्या है? तो ये जैव विविधता की स्थिति का सूचक है, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ब्राज़ील के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संधि कब प्रभावी हुई थी? तो ये डेट याद रखिएगा
29 सितंबर 1993 को जैव विविधता संधि प्रभावी हुई थी। देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि रेड डाटा बुक यानी जो लाल किताब होती है उसमें संकटापन्न जातियों को किस रंग के पन्नों पर दर्शाया जाता है? तो उत्तर है पिंक यानी गुलाबी रंग के पन्नों को संकटापन्न जातियों को दर्शाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, भारत के कौन से क्षेत्र पारिस्थितिकी उष्ण स्थल या हॉट स्पॉट माने जाते हैं? तो भारत में पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉट स्पॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये जैव सुरक्षा से संबंधित है। जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका मकसद आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से बने जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित इस्तेमाल को सुरक्षित करना है और ये प्रोटोकॉल जैविक विविधता को खतरे से बचाता है। तो याद रखिएगा जैव सुरक्षा से संबंधित है। ये 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया था और 29 जनवरी 2000 को ही अपनाया गया था। अगला प्रश्न है थामिन मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो लोकटक झील मणिपुर में थामिन मृग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिना किसी विघ्न वाले पारिस्थितिक तंत्रों में जीवों की विलोपन दर कितनी है? तो प्रति दशक एक जाति है बिना किसी विघ्न बाधा वाले पारिस्थितिक तंत्र में विलोपन दर। जैव विविधता का सर्वाधिक ह्रास किस कारण हुआ है? तो जैव विविधता का सर्वाधिक ह्रास प्राकृतिक आवासों के विनाश के कारण हुआ है। हॉट स्पॉट या जैव विविधता तप्त स्थल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये विचारक हैं नॉर्मन मायर्स। इन्होंने 1988 में जैव विविधता हॉट स्पॉट की जो अवधारणा थी उसको विकसित किया था। जैव विविधता हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जीवों की विविधता जो है बहुलता पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है संवेदनशीलता भी होती है उन जीवों के विनाश की या नुकसान की। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम एसिड रेन या अम्ल वर्षा कहाँ हुई थी? तो स्वीडन में 1972 में सबसे पहले अम्ल वर्षा हुई थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस। विभिन्न धात्विक प्रदूषणों से उत्पन्न रोगों को जान लेते हैं। इटाई व्याधि कैडमियम के अत्यधिक सांद्रण से होती है। मिनीमाटा व्याधि जापान में फैली थी। पारा के मछलियों में जो है अवशोषण से 1953 में। ब्लू बेबी रोग नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है और ब्लैकफुट नामक व्याधि जल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा के कारण होता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रदूषण करने वाला उद्योग कौन सा है? तो ये चमड़ा उद्योग है। अपस्फोटन किसके द्वारा कम किया जाता है? तो जो ऑटोमोबाइल उद्योग है उसमें अपस्फोटन रोकने के लिए टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पेंट उद्योग का हानिकारक रसायन कौन सा है? आपको बताना है। तो शीशा यानी लेड ये पेंट उद्योग का हानिकारक रसायन है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित है, याद रखिएगा। ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सर्वाधिक विषालु धातु कौन सा है? तो ये लेड है जो ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सर्वाधिक नुकसानदेह और विषालु धातु है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस मेथेन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो मेथेन धान के खेत, कोयले के खनन, पालतू जानवर और आर्द्रभूमि से निःसृत होता है। एक और प्रश्न है पूर्णतः मानव उत्सर्जित प्रदूषण कौन है? तो CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये मानव निर्मित या मानव उत्सर्जित प्रदूषण है जिससे ओजोन परत को बहुत नुकसान होता है। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो ये था मिथाइल आइसोसाइनेट और ये घटना भोपाल में 2-3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक कौन हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं। अम्ल वर्षा से कौन से देश सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? तो नॉर्वे और कनाडा ये अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत में पर्यावरण अधिप्रवाह का मूल्यांकन अनिवार्य किया गया है तो 1994 में BSI और ZSI के द्वारा।
कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में जान लेते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। बाद में इसे 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय कर दिया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।